हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पर। पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 45। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी, वीडियो नंबर 44, उसमें हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस करी थी। सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइमरी डेफिसिट के इंप्लीकेशंस देखे थे, और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स पे। और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो था वो देखा था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आज हम लोग उसी ऑब्जेक्टिव्स में आगे बढ़ेंगे और सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सर, सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हम लोगों ने पहला ऑब्जेक्टिव देखा था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। गवर्नमेंट को ये जानना बहुत जरूरी है, और ये हम लोगों ने चीज पढ़ी कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से अलोकेट हो कि इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर भी आए और गवर्नमेंट में प्रॉफिट का जो गोल मैक्सिमाइजेशन है वो भी बना रहे इकोनॉमी के अंदर। अब बात करते हैं आज के हमारे सेकंड टॉपिक पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में क्या चीज बोली गई है कि गवर्नमेंट को अपनी बजटरी पॉलिसीज फ्रेम करते वक्त इतना ध्यान रखना चाहिए कि इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। गवर्नमेंट जब भी अपनी बजटरी पॉलिसीज फ्रेम करे तो बजटरी पॉलिसीज फ्रेम करते वक्त गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बजटरी पॉलिसीज से इकोनॉमी में वेल्थ और इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि सर, जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है, तो गवर्नमेंट बजट में हमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज देखने को मिलती है गवर्नमेंट की टैक्सेशन और सब्सिडीज पे। या यूं कहूं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है टैक्सेशन और सब्सिडीज की पॉलिसीज फ्रेम करने में। जब गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो लोग सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं गवर्नमेंट की टैक्सेशन और सब्सिडीज की पॉलिसीज के ऊपर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाते वक्त टैक्सेशन और सब्सिडीज का बहुत ध्यान रखती है। और क्या बोला है कि गवर्नमेंट इन टैक्सेशन और सब्सिडीज के टूल्स को यूज करती है ताकि इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो सके। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना मिले, सबको बराबर नहीं हो, पर जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना मिले, उसके हक का उसको इतना मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो टूल्स है टैक्सेशन और सब्सिडीज, इनको इस तरह से यूज करती है कि इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इनकम और वेल्थ का। ठीक है, देखिए क्या बोला है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज है उन इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए जो रिच क्लास के लोग हैं जिनकी इनकम बहुत हाई है उनके ऊपर तो लगाया जाता है हैवी टैक्सेशन। जो रिच क्लास के लोग हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगाया जाता है, और जो पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है और उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज रेट्स। ध्यान से सुनना क्या बोला, इन इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अब इनकम और वेल्थ को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो ये तो पक्का है कि सर जो लोग पैसे वाले, जो लोग रिच क्लास से बिलोंग करते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स की रेट बढ़ा देगी। और जो लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उन्हें सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट उन्हें फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है कि रिच क्लास के जो लोग हैं उनकी इनकम तो हो जाती है कम, और पुअर क्लास के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। अगर आज से आप कुछ पिछले 10-12 साल पहले देखोगे, अगर आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछोगे तो आपको ये चीज साफ दिखेगी कि पहले के जमाने में जो पुअर लोग थे उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतना रिसोर्सेज में उनके पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि वो अपना ये कहेंगे पर्टिकुलर लिविंग निकाल पाए। पर आज की जब बात करें तो पुअर क्लास के लोगों के पास में काफी रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनसे वो क्या कर सकते हैं कि अपनी लिविंग जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जिसकी वजह से पुअर क्लास के लोगों को काफी हेल्प मिली है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हुआ पहले के कंपैरिजन में। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है। देखिए क्या बोला है आगे कि एक्सपेंडिचर ऑन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू बी इंक्रीज्ड टू ब्रिंग पीपल अबव पॉवर्टी लाइन। गवर्नमेंट क्या करे कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जितनी भी है उनके ऊपर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे। गवर्नमेंट क्या करे, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे महानरेगा है, महानरेगा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसमें मिनिमम 100 दिन की आपको गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिन तो रोजगार मिलेगा, 100 डेज हम एम्प्लॉयमेंट आपको गारंटी देते हैं।
तो ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी गवर्नमेंट दे रही है कि हम आपको काम, आपको रोजगार देंगे सर, आपको गारंटी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट महानरेगा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके थ्रू क्या कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करवा रही है। तो बात आती है कि गवर्नमेंट क्या करे, जितने भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं और जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं उनको इंक्रीज करे, उनके ऊपर खर्चा बढ़ाए, ताकि इकोनॉमी के अंदर इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सके, इक्विटेबल हो सके। नेक्स्ट बोला कि पीडीएस should be inferred so that only poor gets food grains at subsidized prices. PDS मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप समझेंगे नहीं। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मतलब होता है राशन की दुकानें। आपने भी अपने घरों के आसपास देखी होगी, राशन की दुकानें होती है, उचित मूल्य की दुकान जहां पे लिखा हुआ रहता है। राशन की दुकान पे क्या होता है कि सर जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो भी लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका भी बीपीएल कार्ड जो बोलते हैं, जिनके पास में बीपीएल कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन पर्संस के पास जो भी कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, उसके बेसिस पे उनको सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स मिलते हैं। अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इस टाइम पे की गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या करती है, बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग हैं उनको पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू, राशन की दुकानों के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। फूड ग्रेन्स उनको मिलते हैं सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे। अब क्या करना चाहिए कि जो पीडीएस सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि सिर्फ जो पुअर क्लास के लोग हैं उन्हीं को फूड ग्रेन सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिल सके। मतलब ऐसा नहीं हो कि सर कोई भी जो पर्सन अबव पॉवर्टी लाइन है वो फूड ग्रेन सब्सिडाइज्ड प्राइस पे ले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मैनेजमेंट इतना प्रॉपर करे कि जो पीडीएस सिस्टम है उसका बेनिफिट सिर्फ पुअर क्लास को मिले, फूड ग्रेन जो कम रेट पे मिल रहे हैं वो सिर्फ पुअर लोगों को मिले। जो अबव पॉवर्टी लाइन है, जो रिच क्लास के लोग हैं, जो एवरेज लोग भी हैं, एवरेज मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हें इसका बेनिफिट ना मिल सके। ठीक है, देखिए क्या बोला है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूव करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप बढ़ाइए, जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज करिए। तो इनको करने से कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होगा। आगे क्या बोला है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज साइन ऑफ सोशल जस्टिस। और जिस इकोनॉमी के अंदर इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस साफ दिखता है। आई बात समझ में? देखना बहुत अच्छे से हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने बोला था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के अंदर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो बजट के अंदर खास फोकस किया जाता है टैक्सेशन और सब्सिडीज के ऊपर। गवर्नमेंट की काफी अच्छी एक्सरसाइज देखने को मिलती है टैक्सेशन और सब्सिडीज की पॉलिसीज पे। गवर्नमेंट टैक्सेशन और सब्सिडीज के टूल्स को यूज करके इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटीज है उनको रिड्यूस करती है। अब इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिच क्लास से जो बिलोंग करते हैं, जो रिच क्लास के पर्संस हैं, उनके ऊपर तो टैक्सेशन लगाती है, और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर क्लास के पर्सन से, बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन है, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है और सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड करवाती है। इससे क्या होता है कि सर जो रिच क्लास के लोग हैं उनकी इनकम कम हो जाती है और जो पुअर क्लास के लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अब जैसा ही ये होगा, गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जितना भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है और जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट अगर उनको अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए तो कहीं ना कहीं जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनको अबव पॉवर्टी लाइन लाने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान, ये वर्ड याद रखना कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने कौन से ऑब्जेक्टिव की बात करी थी, ऑब्जेक्टिव था रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानों को इस तरह से मैनेज किया जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस तरह से मैनेज किया जाए कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स का बेनिफिट सिर्फ पुअर लोगों को मिल सके, रिच क्लास, अबव एवरेज क्लास, मिडिल क्लास के लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाए। ठीक है, और लास्ट हम लोगों ने बोला कि जिस भी इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है इनकम एंड वेल्थ का, उस इकोनॉमी में साफ साफ दिखता है कि सोशल वेलफेयर हो रहा है, सोशल जस्टिस हो रहा है। आई बात समझ में? एक बार ये फटाफट नोट डाउन करिए सारी चीजें, ये पॉइंट वाइज है, 1 2 3 4 5 6, ये नोट डाउन करिए। अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट इज द एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो ये आपको 6 के 6 ऑब्जेक्टिव लाइन वाइज लिखने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट ही नोट डाउन करिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव की। गवर्नमेंट बजट का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है
वो है सर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वो क्या है? बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है या जो रीजनल ग्रोथ, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस्ड इकोनॉमिकल ग्रोथ एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इकोनॉमी का। अब देखिए क्या बोला है, ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। अभी थोड़ा सा समझना कि किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट, जो जीडीपी रेट होती है, जो जीडीपी ग्रो कर रही है, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट होती है वो किसी भी इकोनॉमी में किस पे डिपेंडेंट होती है? डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में कितने सेविंग हो रही है और कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ है या नहीं है। अभी आप देख लीजिए, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है सर, हर जगह प्रोडक्शन बिल्कुल ठप हुआ है, कहीं पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब जब कहीं पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत रिड्यूस हो चुकी है। अगर आप जीडीपी की जो ग्रोथ रेट देखेंगे सर वो बहुत कम हो गई है, लेस देन 2% इट इज सर, 2% से भी कम चली गई है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि सर ये जो ग्रोथ रेट है काफी रिड्यूस हो जाए, जीरो तक भी जा सकती है। तो सर किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट होती है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ रेट डिपेंडेंट कैसे होती है सर? अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो सर इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो आएगा, मनी का फ्लो आएगा तो सर लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और जब लोग डिमांड करेंगे गुड्स और सर्विसेज की तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। और जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमने देखा हुआ है नेशनल इनकम के अंदर कि सर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो बात यह आती है कि सर किसी भी कंट्री की ग्रोथ डिपेंडेंट होती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे। अब किसी भी गवर्नमेंट बजट के अंदर इस चीज पे फोकस किया जाता है कि सर इकोनॉमी में ऐसी कंडीशंस जनरेट करी जाए जहां पर इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाए। देखिए किसी भी इकोनॉमी का मेन टारगेट क्या होता है? किसी भी गवर्नमेंट का मेन टारगेट होता है कि सर इकोनॉमिकल ग्रोथ होनी चाहिए, सर जीडीपी हाई होनी चाहिए। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो चाइना की जो जीडीपी रेट है वो इंडिया से बहुत ज्यादा है। अगर हम चाइना की जो जीडीपी की रेट की बात करेंगे तो चाइना की जीडीपी रेट नियर अराउंड 9 to 10% है। अगर कोरोना वायरस पैंडेमिक को अगर आप भूल जाओ तो जो चाइना की ग्रोथ रेट है नियर अराउंड जनवरी फरवरी की अगर हम बात करेंगे तो इट इज नियर अराउंड 9 to 10%। वहीं इंडिया की जो ग्रोथ रेट है तो इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो नियर अराउंड 5 to 6% जीडीपी की ग्रोथ रेट है। अब कहीं ना कहीं हर कंट्री चाहती है कि उसकी ग्रोथ रेट बढ़े, तो ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? सर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को आप इंक्रीज करिए। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगी। तो हर एक बजट के अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसी पॉलिसीज लाई जाए, ऐसे कंडीशंस जनरेट करी जाए जहां से इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। एक बार देखिए क्या बोला, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इकोनॉमी। ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। ठीक है, ये कैसे डिपेंडेंट है मैंने आपको बता दिया, डिपेंडेंट कैसे होता है। नेक्स्ट, बजटरी पॉलिसी एम्फसाइजेस टू क्रिएट द कंडीशंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। और बजटरी पॉलिसी किस पे एम्फसाइज करती है? टू क्रिएट द कंडीशंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। आई बात समझ में? यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक बार आप फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं फास्ट। आज का जो हमारा वीडियो है ये यही एंड होता है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं, आपके पास कॉमर्स है और अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो मेरे ग्रुप बना रखा व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आप सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को एक हेल्प मिलेगी। आपको वहां पे असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको वहां पे वर्कशीट्स मिलेगी, आपको वहां पे एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको वहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको जितने भी आपके डाउट्स है वो जहां पे जितने भी टीचर्स अवेलेबल है वो आपके डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट पूछना भी है तो लाइव क्लासेस वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी जहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। मैं उस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो भी स्टूडेंट वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहे आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके बेनिफिट के लिए ग्रुप बनाया गया है, आप वहां ग्रुप ज्वाइन करिए। आप किसी भी सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, आप वो ग्रुप ज्वाइन करके अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आपको जो भी असाइनमेंट वगैरह चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, जो भी आपको डाउट्स वगैरह वो क्लियर आउट करवा सकते हैं।
आज की वीडियो यही एंड होती है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।